2017 में ठाणे पुलिस ने इकबाल कास्कर पर ठाणे की एक जमीन को अवैध रूप से कब्जा करने का मामला दर्ज किया था और उसे गिरफ्तार किया था। यह हम आपको डिटेल्स बता रहे हैं, नवाब मलिक की जिस केस में गिरफ्तारी हुई है उससे जुड़ी हुई। जबकि दाऊद इब्राहिम देश के बड़े शहरों व बड़े बिजनेसमैन और बड़े नेताओं सहित अलग अलग शहरों में दंगा फैलाना चाहता था, यह आरोप है। ईडी को अंडरवर्ल्ड का एक लिंक मिला कि डार्क नेट और अन्य माध्यमों के जरिए, हवाला के जरिए पैसे दुबई के रास्ते रूट किए गए, जिससे यह पता ना चल सके पैसा कहां से आया, कहां जा रहा है। ईडी ने इन्हीं दोनों मामलों की मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया, जांच शुरू की, जिसमें इकबाल कास्कर से पूछताछ की और उसी में नवाब मलिक का नाम सामने आया था, यह ईडी का कहना है। अब उसी केस में ईडी ने नवाब मलिक को गिरफ्तार कर लिया। कोई रिएक्शन इंद्रजीत अभी तक आया है क्या? सुबह से तो कई रिएक्शन आए थे पूछताछ के दौरान, गिरफ्तारी के बाद एनसीपी का, शिवसेना का, कांग्रेस का, महाराष्ट्र में कोई रिएक्शन? मानक जी, गिरफ्तारी के बाद तो अभी तक रिएक्शन नहीं आया, लेकिन गिरफ्तारी के पहले जरूर जो एनसीपी के प्रवक्ता हैं और एनसीपी के एडवोकेट हैं माजिद मेमन, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया था और उन्होंने कहा था कि जो लैंड डील का मामला आ रहा है वो लैंड डील उनके बेटे के नाम पर हुई है और ये खुद पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था। लेकिन इसकी गिरफ्तारी के क्या मायने हैं ये समझने के लिए, राजनीतिक मायने क्या है ये जानने के लिए हमारे साथ हैं हमारे जो पॉलिटिकल रिपोर्टर हैं विनोद जगदाल, इनसे बात करते हैं। विनोद जी, क्या लगता है आपको, क्या राजनीतिक क्या मायने है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बात बताना चाहता हूं कि ईडी ने ये गिरफ्तारी जिस तर्ज पे की है, ईडी ने कारण दिया है कि नवाब मलिक जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते ये गिरफ्तारी हुई है। और कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुए हैं जो ईडी के रडार पर थे, उसके बारे में भी उन्हें कुछ लिंक्स हासिल हुए हैं, जिस पर नवाब मलिक चुप्पी साधे हुए, जिसी कारण नवाब मलिक की यहाँ पर गिरफ्तारी यहाँ पर हुई है। लेकिन साफ तौर पर मैं आपको बताऊं कि 2014 से जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है, तब से एनसीपी के अकेले नेता ऐसे नवाब मलिक हैं जो मोदी सरकार के खिलाफ हमेशा हमलावर रहे हैं। आपको पता ही होगा, जब हाशिए पे थी लड़ाई नवाब मलिक और एनसीपी के अधिकारी की, तो उसके बाद नवाब मलिक हमेशा कहते हैं जाऊन पोचलेला आहे। एकमेकांच्या विरोधामध्ये वाभाडे काढण्याचं काम आणि एकमेकांच्या विरोधात व्यक्तिगत द्वेषारोप आणि अशा पद्धतीने जे सुरू आहे कारवाया, निश्चितच चुकीचा पायंडा पडत आहे, लोकशाहीला मारक आहे आणि हे तातडीने सर्वच थांबलं पाहिजे। राजकीय विरोध असू शकतो, वेगळी वेगळी मतं असू शकतात, मतभिन्नता असू शकते, हे जरूर लोकशाहीमध्ये सर्वांनाच मान्य आहे। परंतु या पद्धतीने जे सुरू आहे राज्यात, देशात, हे काही बरोबर नाहीये। राजकारणाचा स्तर पडत चाललेला आहे आणि नगरपालिका महापालिकाच्या राजकारणाच्या पलीकडे त्याच्याही खाली गेलेलं आहे सगळं हे, असं आम्हाला वाटतंय। आणि म्हणून नेतृत्व करणारे राज्यातले असो किंवा देशातले नेते असो, त्यांनी हे सर्व प्रकरण थांबवून लोकशाही मार्गाने आपले विचार मांडले पाहिजेत, असं आमचं मत आहे। मला एवढं समजतंय की आता जे काही चाललंय जनतेसमोर सर्वच विषय आहे, सर्वश्रुत आहे, म्हणून सर्वांनी जबाबदारीने वागायची गरज आहे। माझं व्यक्तिगत मत सांगितलेलं आहे की राजकारण हे दर्जाहीन आणि अतिशय खालच्या पातळीवर चालले। ओके, तो ये महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण थे, मराठी में बोल रहे थे। जल्दी से अगर इंद्रजीत आप बता पाएं अशोक चव्हाण क्या कह रहे थे, जल्दी से इंद्रजीत। जी बिल्कुल, अशोक चव्हाण यही कह रहे थे कि ये केंद्र की सरकार जो है जो सेंट्रल एजेंसियां हैं उसका दुरुपयोग कर रही है। नवाब मलिक को फंसाया गया है। नवाब मलिक जिस तरह से पहले आवाज उठा रहे थे वो आवाज दबाने की कोशिश है और इस तरह का जो बयान है एनसीपी की तरफ से आया है, शिवसेना की तरफ से भी इसी तरह का बयान पहले आ चुका है और हो सकता है थोड़ी यार महाराष्ट्र में जो भी आज चीजें दिखाई दे रही है वो उचित नहीं है। डेमोक्रेसी में विरोध करना, विरोध होना, अपने अपने विचार अलग तरीके से वहां रखना, यहाँ तक मैं समझ सकता हूँ, पर उसका वो छोड़कर कोर्ट कचहरी, वो छोड़कर पुलिस स्टेशन, वो छोड़कर केंद्रीय एजेंसीज, इसके द्वारा जो भी हो रहा है निश्चित तौर पर ठीक बात नहीं। ओके, तो अशोक चव्हाण ने हिंदी में खुद ही बता दिया वो क्या कहना चाह रहे थे। विरोध कर रहे हैं, कह रहे राजनीतिक है और लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। फिलहाल जिस जमीन को लेकर ईडी ने
नवाब मलिक को गिरफ्तार किया है। वहां से हमारे संवाददाता इंद्रजीत सिंह ने एक रिपोर्ट फाइल की थी। ये रिपोर्ट 10 नवंबर की है, पिछले साल की, जब देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक पर आरोप लगाए थे। नवाब मलिक के बेटे का क्या कहना था उस समय, वो भी सुनिए। देवेंद्र फडणवीस ने जिस जमीन को लेकर आरोप लगाया है, हम उसी जमीन पर मौजूद हैं और हमारे साथ हैं नवाब मलिक के बेटे फराज मलिक। बताइए कि आज देवेंद्र फडणवीस ने काफ़ी गंभीर आरोप लगाया है और चूंकि उस कंपनी में आप हैं इसलिए आपसे बात कर रहे हैं, क्या मामला है? मामला ऐसा है कि हमने ये ज़मीन खरीदी है 2005 में। इसके अंदर 400 टेनेंट्स है। ये प्रॉपर्टी ग्रीन जोन में आती है। इसके अंदर डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। इसके अंदर ऑलरेडी 3 सोसाइटी डेवलप्ड है और 400 टेनेंट्स की ये प्रॉपर्टी है। अब इसमें देवेंद्र जी को कहीं ओपन लैंड दिखता होगा। देवेंद्र जी गूगल अर्थ से सबकी प्रॉपर्टी में कितना ओपन लैंड है, कितना क्या रिजर्व्ड है, ये सब देखते होंगे। बाकी देवेंद्र जी के बारे में आप देवेंद्र जी से कोई पूछ सकते हैं। देवेंद्र फडणवीस जी का कहना है कि काफ़ी सस्ते दाम में खरीदा गया। कितने में खरीदा गया, कब सौदा हुआ? ये तो विषय देवेंद्र जी जो बोल रहे हैं आप उनसे ही पूछ सकते हैं। इसके अलावा उनका एक आरोप ये भी है कि ये अंडरवर्ल्ड के लोगों से खरीदा गया और आपके परिवार का अंडरवर्ल्ड से रिश्ता है। अब जो मेरे लैंडलॉर्ड थे सलीम पटेल जी हमारे लैंडलॉर्ड थे, हम उनके टेनेंट थे। तो जब हमने सलीम पटेल जी से ये लिया तभी उनके ऊपर कोई भी आरोप, हमको तो नहीं पता है कि कोई किसी तरीके का आरोप था, तो हमने उनसे डील करके लैंडलॉर्डशिप ली है। और अगर सलीम पटेल का किसी चीज़ में इन्वॉल्वमेंट है तो देवेंद्र जी बताया कि किस में इन्वॉल्वमेंट है, हमको तो नहीं पता। ये तो महाराष्ट्र और मुंबई पुलिस को देना चाहिए उनको। तो 400 टेनेंट को बना के देना भी है आप लोग को? बना के देना है, लेकिन इसमें नो डेवलपमेंट जोन है। आप इसमें डेवलपमेंट नहीं कर सकते, ये ग्रीन जोन है। तो जब मैंने लैंड खरीदा है तभी से इसमें लोगों ने 1 माला 2 माला, किसी ने 3 माला, ऐसा करके पूरा लैंड बना हुआ है। तो इसमें कुछ भी इलीगल नहीं है? कोई भी चीज़ इलीगल नहीं है। तो बिल्कुल नवाब मलिक के जो बेटे हैं उनका कहना है कि इसमें कोई भी इलीगल नहीं है और इसमें 400 टेनेंट हैं। देखिए कि यहाँ पे भी बस्ती है, इसके अलावा एक बिल्डिंग भी है आसपास और ये जो पूरा एरिया है इसमें 400 टेनेंट हैं। इनका कहना है कि हम भी उसमें से एक टेनेंट थे और हमको नहीं मालूम कि सलीम का अंडरवर्ल्ड से कोई रिश्ता है और सलीम चूँकि इस इलाके के लैंडलॉर्ड थे इसलिए हमने सलीम से ये ज़मीन खरीदी और रेडी रेकनर के हिसाब से जो टैक्स चुकाना होता है वो भी हमने टैक्स चुकाया है और उसी के हिसाब से हमने खरीदा है। तो हमारे हिसाब से इसमें कोई भी इलीगल नहीं है। कैमरा संजय के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। ओके, तो आपने देखा पिछले साल जब ये पूरा विवाद आया था तब नवाब मलिक के बेटे से इंद्रजीत ने बात की थी। उन्होंने कहा था कि हमने जिस शख्स से, सलीम पटेल का नाम आ रहा है, सलीम पटेल से जब हमने ये जमीन ली थी उन पर कोई आरोप नहीं था। बाद में क्या आरोप लगा हमें नहीं पता। आरोप यह है कि सलीम पटेल हसीना पार्कर का बॉडीगार्ड है और उसके साथ ही यह जमीन सरदार शाह वली खान की है जो कि दाऊद इब्राहिम का साथी है। यह आरोप है। अब जरा मुझे यह भी बताइए इंद्रजीत कि अब बीजेपी जाहिर है यह कहेगी कि कानून अपना काम करेगा। एक बार फिर से जरा यह बताइए जो मामला है ये, क्योंकि हम पढ़ भी रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से ईडी का एक्शन जारी था, कई जगह रेड्स भी किए गए हैं और जो मामला दर्ज किया गया है वो दाऊद इब्राहिम के खिलाफ और उसके साथियों के खिलाफ किया गया है, जिसमें दंगा फैलाना, दंगा भड़काना और उसके लिए पैसा दुबई के रास्ते रूट करना। वो मामला क्या है वो इंद्रजीत? जी बिल्कुल, एनआईए को एक इनपुट आया था कि दाऊद मुंबई और दिल्ली में ब्लास्ट कर सकता है, दंगा भड़का सकता है और इसके बाद एनआईए की से बात करने के बाद एनआईए की जो ये लिंक इस्टेब्लिश होने के बाद ईडी ने मुंबई में 10 जगहों पर रेड की थी और इसके लिए ईडी इस मामले की जांच कर रही थी कि इनको फंडिंग, दाऊद को अभी भी क्या फंडिंग जा रही है, नहीं जा रही है। जो डार्क नेट की बात आ रही थी, हवाला चैनल की बात आ रही थी, नए नए हवाला चैनल की, उससे किस तरह से दाऊद को क्या कोई फंडिंग जा रही है, उसी जांच में 10 जगहों पर ईडी की रेड हुई थी। करीब 5-7 दिन पहले ये ईडी की रेड हुई थी। इसके बाद जो इकबाल कास्कर है दाऊद का भाई, उसको पूछताछ के लिए बुलाया गया, उसकी गिरफ्तारी हुई। इतना ही नहीं, हसीना पार्कर का जो बेटा है उसको भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था और एक और अंडरवर्ल्ड से जुड़े शख्स को बुलाया गया था, उससे पूछताछ हुई थी और उसी पूछताछ के आधार पर नवाब मलिक को आज ईडी के जो अधिकारी हैं वो
लेकर आए थे, हिरासत में लेकर आए थे। तो कहीं ना कहीं ऐसा समझा जा रहा है कि जो अंडरवर्ल्ड फाइनेंसिंग का जो लिंक है सीधे सीधे जो ईडी का कहना है उसके मुताबिक नवाब मलिक से जुड़ रहा है, और उसी के लिए ईडी के जो अधिकारी हैं सीआरपीएफ की टीम लेकर सुबह 4:30 बजे ही नवाब मलिक के घर पर पहुंच गए थे और उनको उठाकर लाया। लगातार पूछताछ की जा रही थी कि क्या आपका कोई लिंक है, नहीं है, और जो उनके पास सबूत है वो नवाब मलिक से कन्फ्रंट कराए जा रहे थे। और इसके बाद नवाब मलिक को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद उनको अभी जेजे हॉस्पिटल ले जाया गया है। लेकिन जो पहले मामला बन रहा था ईडी का वो जमीन का जरूर है, लेकिन इस मामले में जमीन का मामला चूंकि उनके बेटे के नाम पर है तो शायद कोई नया मामला भी हो सकता है जिस तरह से ईडी की रेड हुई थी। तो लेकिन ये जब ईडी कोर्ट में चार्जशीट डालेगी तो बहुत ज़्यादा पता चलेगा। लेकिन जब कोर्ट में रिमांड कॉपी लेगी ईडी तो रिमांड में कुछ बातें जरूर आएगी कि ईडी को क्यों रिमांड चाहिए, इन पर आरोप क्या है। तो अब से थोड़ी देर बाद में कुछ बातें और सामने आएंगी कि क्या आरोप है नवाब मलिक पर। लेकिन अभी तक जो आरोप है उसके मुताबिक अंडरवर्ल्ड का जो हवाला रैकेट है उससे लिंक की बात सामने आ रही है और उसी को लेकर गिरफ्तारी हुई है। लेकिन जो जमीन का मामला है उसमें सीधे सीधे नवाब मलिक नहीं जुड़ते हैं, क्योंकि जब जमीन का सौदा हुआ था तब नवाब मलिक मंत्री थे और वो उस कंपनी में डायरेक्टर नहीं थे जिस कंपनी ने यह सौदा किया था। आपको बताते हैं कि आमतौर पर जब मुंबई में 3 एकड़ जमीन की बात होती है तो लोग सोचते हैं कि सैकड़ों करोड़ की जमीन होगी, लेकिन ये जमीन लैंडलॉर्डशिप की है। यानी कि वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनका मालिकाना हक है, उसके अलावा एक लैंडलॉर्डशिप होती है, उसकी भी वैल्यू होती है, लेकिन उतनी वैल्यू नहीं होती जैसे कि ओपन लैंड की होती है। उससे कई गुना बहुत कम उसकी वैल्यू होती है, क्योंकि जो लोग वहाँ पर रहते हैं उनका मालिकाना हक तो होता ही है। दूसरा, नो डेवलपमेंट जोन है तो वहाँ पे कुछ नया निर्माण नहीं कर सकते, और सौदा 2005 का है तो 17 साल बाद ये मामला क्यों। कई सारे सवाल जो है एनसीपी उठा रही है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि इनकी गिरफ्तारी ऐसे समय में हुई है जब इकबाल कास्कर की गिरफ्तारी हुई है, हसीना पारकर के बेटे से पूछताछ हुई है, तो कहीं ना कहीं अंडरवर्ल्ड से जो लिंक है उसी मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई। अब किस तरह का ट्रांजैक्शन मिलता है, कोई सबूत है ईडी के पास नहीं है, ये आने वाले जो ट्रायल चलेंगे उसमें देखा जाएगा। लेकिन अभी जो गिरफ्तारी हुई है इसी मामले में गिरफ्तारी हुई है। ओके दीपक, क्योंकि आप भी जब मुंबई में थे आप भी इस स्टोरी को, इस खबर को फॉलो कर रहे थे। दीपक, आप क्या बता सकते हैं, क्या मामला था ये और अब गिरफ्तारी के बाद क्या होने वाला है आगे? दीपक। जी, आपको बता दें माना कि एनआईए ने जो मामला, इस पूरे मामले की जांच कर रही थी कि आखिर किस तरीके से भारत में दंगा फैलाया जाना है। उसके बाद ईडी ने इस पूरा मामला दर्ज किया था, क्योंकि एनआईए को जांच में ये पता चला था कि दुबई के जरिए पैसे रूट किए गए, ब्लैक पैसे रूट किए गए, और हवाला के जरिए ये पैसे जिस तरह से देश के अलग अलग हिस्सों में जो अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए लोग हैं उन तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी कि राजनेताओं को टारगेट किया जा सके, बड़े बिजनेसमैन को टारगेट किया जा सके, उसके साथ साथ शहर भर में दंगे किए जा सके। उस जो पैसे ट्रांजैक्शन, जो पैसे भेजे गए थे, आखिर वो कैसे भेजे गए थे? एजेंसीज को चकमा देने के लिए डार्कनेट का इस्तेमाल किया गया था, इसके साथ साथ जो अन्य साइट से उनका इस्तेमाल किया गया था। उसकी जब ईडी ने जांच शुरू की तो ये लिंक निकलकर सामने आया कि आखिर इकबाल कास्कर का इसमें लिंक है, क्योंकि इस मामले में इकबाल कास्कर को 3 दिन पहले ही थाने जेल से गिरफ्तार किया गया और ईडी दफ्तर लाया गया। ईडी दफ्तर में जब उससे पूछताछ की गई तो हसीना पारकर के बेटे का नाम निकलकर सामने आया, उससे पूछताछ की गई। छोटा शकील जो दाऊद इब्राहिम का खास गुरगा है, जो पाकिस्तान बैठा है, उसके साड़ू को बुलाया गया, उसका बयान दर्ज किया गया। और इन तमाम बयानों में नवाब मलिक का नाम निकलकर सामने आया कि आखिर किस तरह से एक बड़ी साजिश के तहत ये जो अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए लोग थे वो किस तरह से उनसे जमीन खरीदी गई। अब ईडी जो इस पूरे मामले की जांच कर रही है वो हर उस शख्स पे कर रही है, चाहे वो बेटिंग से जुड़े हुए मामले हो, चाहे वो प्रॉपर्टी से जुड़े हुआ मामला हो, या अंडरवर्ल्ड के किसी भी गुर्गे का किसी से भी लिंक है, उन सभी से ईडी लगातार पूछताछ कर रही है। और उसी मामले में नवाब मलिक से पूछताछ की जा रही थी, उन्हें सम्मन भेजा गया था, वो इस पूरे जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे और यही वजह है कि उनकी गिरफ्तारी हुई है। तो इस मामले में जो प्रॉपर्टी खरीदी गई थी उस प्रॉपर्टी की जांच में जो अवैध रूप से पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ उसकी भी जांच की जाएगी। वहीं जो पैसे डार्कनेट के जरिए दुबई भेजे गए उसमें किन किन लोगों के और लिंक निकलकर सामने आते हैं उसकी भी जांच की जाएगी और लगातार इसकी जांच की जा रही है। तो एक बड़ा
बड़ा नेक्सस निकलकर सामने जो आया ईडी की उस पूरे मामले में गिरफ्तारी हुई है। वहीं आपको बता दें कि दूसरी तरफ आज जिस तरह से नवाब मलिक को सुबह ईडी की टीम उनके घर पहुंची है, तो दूसरी तरफ समीर वानखेड़े जो नवाब मलिक ने जिस तरह से उन पर कई गंभीर आरोप लगाए थे, उन्हें अपनी जो जोनल डायरेक्टर की पोस्ट थी वो उनके कंटिन्यू नहीं की गई थी, उन्हें हटा दिया गया था। आज उनसे थाने के पुलिस स्टेशन में 420 के तहत जो उन पर मामला दर्ज हुआ है, उन्होंने एक जो रेस्टोरेंट और बार का जो लाइसेंस लिया था उसमें उन्होंने अपनी कम उम्र छुपाई थी। ये नवाब मलिक ने जिस तरह से लगातार प्रेशराइज किया था राजनीतिक पार्टी के तहत कि समीर वानखेड़े इस पूरे केस में किस तरह से इन्वॉल्व थे, किस तरह से ओके दीपक रुकिएगा जरा एक सेकंड। बीजेपी के नेता राम कदम मेरे साथ जुड़ गए हैं। राम कदम जी सुन पा रहे हैं? राम कदम जी सुन पा रहे हैं? हाँ आपकी आवाज आ रही है। जरा ये मामला बताइए, गिरफ्तारी क्यों की गई है? क्योंकि सारे के सारे महाविकास आघाड़ी के नेता कह रहे हैं सिर्फ और सिर्फ बदले की राजनीति कर रही है बीजेपी। देखिए कैसे विडंबना है जब सारे पुख्ता सबूत कागजात के साथ जो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है 2005 का कि जो दाऊद के गुर्गे से इन्होंने जमीन खरीदी, जो बम ब्लास्ट का बहुत खूंखार आरोपी है जो सजा काट रहा था, और जो जमीन सरकार जमा होनी थी ऐसी जमीन उन्होंने ना के बराबर पैसे देकर खरीदी है। और उस समय वे वर्तमान उस काल में भी मंत्री रहे, तो कहीं ना कहीं उनको पूरा पता होने के बाद ये राष्ट्रवादी के नेता दाऊद के गुर्गे के साथ हाथ मिलाते हैं, उसकी जमीन खरीदते हैं, जो पूरी तरह से कानून को तोड़ करके है। कानून क्या कहता है कि इस प्रकार की जमीन सरकार जमा करती है, उसके बाद ऑप्शन होता है। इन्हें खरीदनी थी तो ऑप्शन में खरीदते। अब जब ये सारे पुख्ता सबूत ईडी के पास आए तो महाराष्ट्र के तीनों दल क्या चाहते हैं? ईडी कार्रवाई नहीं करे क्योंकि ये वर्तमान मंत्री है करके। ऐसे नहीं होती, कानून के सामने छोटा बड़ा नहीं होता। जब पुख्ता कागजात सामने आए तो कार्रवाई होगी। अब कार्रवाई से ये महाराष्ट्र सरकार का जो काला चेहरा है, उनकी जो छवि धूमिल जो हो चुकी है, तो ये बचाने के लिए उनकी राजनीतिक मजबूरी है कहना कि ये सियासत का बदले के भाव से सियासत हो रही है। इसमें पूरी तरह से सूरज की रोशनी की अभी आवश्यकता नहीं, इतने पुख्ता कागजात उनके खिलाफ है। नहीं लेकिन राम कदम जी एक सेकंड। अब देखिए सारे के सारे जो तथ्य हैं वो ये भी कहते हैं कि ये जो जमीन खरीदी गई 17 साल पहले खरीदी गई। अभी थोड़ी देर पहले मैंने नवाब मलिक के बेटे का एक इंटरव्यू सुनवाया, वो ये कह रहे थे कि जब हमने सलीम पटेल से ये जमीन खरीदी थी जो हसीना पारकर का बॉडीगार्ड था, तब तो उनके ऊपर कोई आरोप नहीं था। फिर वो कहते हैं ये लैंडलॉर्डशिप है, ये ऐसे तो नहीं खरीदी गई है कि बिल्कुल रजिस्ट्री हो जाती है जिसमें, इसीलिए सिर्फ कम दाम पर जमीन खरीदने का आरोप और उसके बाद 17 साल बाद गिरफ्तारी, वो भी तब जब 5 साल इससे पहले आपकी सरकार थी 14 से 19। राम कदम देखिए कोई भी गुनाह वो 10 साल पुराना हो या 100 साल पुराना हो, जब गुनाह लोगों के सामने आता है, उसके पुख्ता कागजात लोगों के सामने आते हैं, तो कानून ये कहता है, संविधान ये कहता है कि उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब उस समय गुनाह किया था और इनका ये कहना कि उससे खरीदा है, ये टेनेंटेड प्रॉपर्टी है, डायरेक्ट टाइटल नहीं है, टेनेंटेड हो या कुछ भी हो, क्या दाऊद के गुर्गे से जमीन खरीदोगे? जो जमीन अब सरकार जमा करने जा रही थी, जो सजा काट रहा था बम ब्लास्ट की, उससे जमीन खरीदोगे तुम? रजिस्टर एग्रीमेंट करोगे उसके साथ, जिन्होंने हमारे मुंबई के निष्पाप लोगों को क्रूरता से बर्बाद। तो मतलब जब 5 साल आपकी सरकार थी 14 से 19, तब ये जानकारी क्या सरकार के पास नहीं थी? राम कदम देखिए कई बार एक बात को आपको स्वीकार करना होगा कि किसी भी प्रकार का गुनाह, जैसे मुंबई में ऐसे रोज हजारों नहीं लाखों एग्रीमेंट रजिस्टर होते हैं, तो इसका मतलब नहीं कि हर एग्रीमेंट लोग उस पर ध्यान देकर के देखें। जब भी वो डॉक्यूमेंट सामने आता है, जब डॉक्यूमेंट सामने आया, हमारे विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस जी ने उसे रखा, वही डॉक्यूमेंट राष्ट्रवादी के नेता के पास भी भेजा, उन्होंने क्यों नहीं इस पर कार्रवाई की? जो आज उनका इस्तीफा लेने जा रहे हैं, वह तो उसी दिन इस्तीफा ले रहे थे कि दाऊद के साथ उन्होंने हाथ मिलाया। उनके मंत्री ने दाऊद के साथ हाथ मिलाना, उसकी जमीन खरीदना जो सरकार जमा होने वाली है, क्या इसका समर्थन हो सकता है? ओके, तीनों दल ओके। फिलहाल धन्यवाद राम कदम बहुत शुक्रिया। छोटा
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।